आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत एक समावेशित गोले की कुल ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा निकालने की विधि बताने जा रहा हूँ। तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, एक समावेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ ये एक शब्द है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यानी कि कोई अनावेशित चालक गोला है जिसको आवेश दिया जा सके। कुचालक नहीं, एक सुचालक गोला है जिसको आवेश दिया जा सके, उसको हम आवेशित करना चाहते हैं। और आवेशित करना चाहते हैं यूनिफॉर्म, सम आवेशित, यानी कि उस गोले में पूरे आयतन में जो आवेश होगा वो समान रूप से फैला हुआ हो, यानी कि सब जगह आवेश घनत्व समान हो। तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड या समावेशित। तो इस गोले को चार्ज करने में हमको कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी या कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जो भी हम कार्य करेंगे वो किया गया कार्य इस गोले के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र होगा, और वही किया गया कार्य या एकत्रित ऊर्जा इस गोले की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम एक कैपिटल आर त्रिज्या का धातु का गोला ले रहे हैं। उस धातु के गोले को हम कैपिटल क्यू आवेश से सम आवेशित करना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और उसको हम कुल आवेश देना चाहते हैं कैपिटल क्यू। तो जब ये कैपिटल क्यू पूरे आयतन पर दिया जाएगा तो उस गोले में आवेश घनत्व हो जाएगा कुल आवेश में गोले के आयतन का भाग दे देंगे। तो कुल आवेश है कैपिटल क्यू और उसमें गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब का भाग दे दिया, यानी कि 3Q/4 पाई आर क्यूब। तो दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि आर त्रिज्या के गोले को हमको कैपिटल क्यू आवेश देना है, या आर त्रिज्या के गोले को हमको रो आवेश घनत्व से आवेशित करना है, जहाँ पर जो आवेश घनत्व है रो, इसका मान होगा 3Q/4 पाई आर क्यूब। अब इस गोले का आवेशित करने के लिए जो किया गया कार्य है या जो कार्य किया जाएगा वो कार्य इस गोले के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और वो इस गोले की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक बहुत ही कम त्रिज्या स्मॉल आर त्रिज्या का एक चालक गोला लेते हैं और उसको हम बहुत ही कम आवेश क्यू आवेश देते हैं। लेकिन ये क्यू आवेश जो दिया जा रहा है, ये क्यू आवेश ऐसा हो कि इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले को इस तरह आवेशित करे कि उसका आवेश घनत्व रो ही रहे, यानी कि उतना ही आवेश घनत्व रहे जितना कि कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले का आवेश घनत्व हम रखना चाहते हैं। तो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले से हम स्टार्ट करते हैं और उसको हमको क्यू इतना चार्ज देना है कि उसका आवेश घनत्व रो हो जाए। तो इसके लिए रो जो है वो आवेश घनत्व है प्रति इकाई आयतन, और जो स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है उसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब को हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवश्यक आवेश की मात्रा आ जाएगी, यानी कि क्यू का मान आ जाएगा। तो इतना आवेश जब स्मॉल आर त्रिज्या के गोले को हम दे देंगे तो उसका आवेश घनत्व रो हो जाएगा। अब हम इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले की त्रिज्या बढ़ाकर आर से r+dr करना चाहते हैं, यानी कि त्रिज्या में dr की वृद्धि करना चाहते हैं। अब नेचुरल है, जब त्रिज्या की वृद्धि करेंगे हम तो आयतन में वृद्धि होगी। तो आयतन में वृद्धि होगी तो जो क्यू आवेश हमने दिया था वो तो स्मॉल आर त्रिज्या के लिए दिया था और आवेश घनत्व रखा था रो, लेकिन अब त्रिज्या बढ़ गई तो अब हमको और एक्स्ट्रा आवेश देना पड़ेगा ताकि इस नए गोले का जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r+dr उसका आवेश घनत्व भी रो ही रहे। तो उसके लिए हमको एक निश्चित मात्रा आवेश की dq देनी पड़ेगी, और ये जो dq की मात्रा होगी ये इतनी होगी कि इसको देने से r+dr त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व रो ही बना रहे। तो इस dq का मान कितना होगा, ये dq का मान हम q के अवकलन से निकाल सकते हैं। तो जो q है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, इसका अवकलन करें dq, तो 4/3 पाई आर क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3r² dr इंटू रो। तो इतना आवेश dq हमको देना पड़ेगा, और इतना आवेश देने के बाद स्मॉल r+dr त्रिज्या के गोले का आवेश घनत्व रो हो जाएगा और वो समावेशित होगा।
अब ये जो आवेश हमने दिया है डी क्यू, अब जो हमने स्मॉल आर त्रिज्या का गोला बनाया था, उसकी कल्पना की थी, उसको स्मॉल क्यू आवेश दिया था। अब अगर उसको और डी क्यू आवेश देना चाहें तो जैसा कि हमको पता है कि सम जो आवेश है, समान जो आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो पहले जो क्यू आवेश दिया था वो और डी क्यू आवेश का विरोध करेगा, यानी कि हम जो आवेश देना चाहेंगे वो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, उसको बाई फोर्स देना पड़ेगा, या हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि हमको एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, तब क्यू आवेश के ऊपर डी क्यू आवेश और जाएगा। तो ये जो किया गया कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा होती है। अब ये किया गया कार्य कितना होगा डी क्यू आवेश देने में? अब स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एकांक आवेश पर किया गया कार्य होता है, तो क्यू आवेश पर कार्य कितना हो जाएगा? तो क्यू को हम एकांक आवेश पर जो किया गया कार्य है वो जो होता है विभव होता है, तो क्यू आवेश पर कार्य कितना होगा? क्यू इंटू वी। तो डी क्यू जो आवेश देंगे तो किया गया कार्य होगा डी क्यू इंटू वी। यहाँ वी जो है वो विभव है, और वो विभव वो है जो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के ऊपर होता है स्मॉल क्यू आवेश के कारण, जिसका मान होगा विभव के फॉर्मूले से के क्यू अपॉन आर। के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, क्यू उसका आवेश हो गया और आर इसकी त्रिज्या हो गई। तो डी क्यू आवेश देने पर हमको बाहर से कार्य करना पड़ेगा वी डी क्यू, और ये जो किया गया कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा होगी। और ये आवेश अल्प दे रहे हैं, कार्य भी अल्प होगा, स्थितिज ऊर्जा भी अल्प होगी, तो इसको डी डब्ल्यू या डी यू से लिखेंगे। तो डी डब्ल्यू या डी यू का मान जो होगा वो होगा वी इंटू डी क्यू। तो इसमें वी की वैल्यू रख देंगे के क्यू अपॉन आर, डी क्यू की वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाली है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मान निकाल लेंगे। तो क्यू का मान तो है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, और डी क्यू का मान है 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू डी आर। अब जो क्यू है इसमें, ये जो क्यू है वो आवेश है, और जो डी क्यू जो है आवेश है जो स्मॉल आर त्रिज्या को दिया गया है, और डी क्यू है वो आवेश है जो आर प्लस डी आर त्रिज्या के गोले को दिया गया है। तो अब हमारे पास नई स्थिति में क्या है, हमने स्टार्ट किया था स्मॉल आर त्रिज्या के गोले से उसको आवेशित करना, उसकी त्रिज्या बढ़ा करके हमने आर प्लस डी आर कर दी, डी क्यू हमने और एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, आवेश घनत्व उसका रो ही रहा। अब यही प्रक्रिया हम आगे जारी रखते हैं, यानी कि इस गोले की जो त्रिज्या है डी आर से बढ़ाते बढ़ाते हम कैपिटल आर करना चाहते हैं, और हर बार हमको डी क्यू आवेश और देना पड़ेगा। तो ये डी क्यू आवेश हम तब तक देते रहें जब तक संपूर्ण गोले का आवेश कैपिटल क्यू नहीं हो जाए और संपूर्ण गोले की त्रिज्या कैपिटल आर नहीं हो जाए। और इस सारे प्रोसेस में हर बार डी क्यू आवेश देने पर या हर बार डी आर त्रिज्या बढ़ाने पर जितना भी कार्य किया जाएगा उस सब कार्य को जोड़ लेंगे, या डी आर त्रिज्या बढ़ाने पर जो किया गया कार्य था उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वो जो इंटीग्रेशन से हमको कार्य प्राप्त होगा वो उस गोले की त्रिज्या होगी। तो वो जो वी डी क्यू है उस वी डी क्यू का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। जब डी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो उसमें आएगा डी आर, और डी आर यानी कि इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में होगा, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में होगा, और स्मॉल आर की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 से कैपिटल आर, यानी कि सबसे छोटी त्रिज्या का जो गोला होगा वो 0 त्रिज्या का होगा और सबसे बड़ा जो गोला होगा वो कैपिटल आर त्रिज्या का होगा। तो हमने इसमें इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन में क्यू और डी क्यू की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास जो मान आया वो मान आया कि इंटीग्रेशन 0 टू आर के इंटू 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R4 इंटू डी आर। और अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा r⁴ का, तो r⁴ का इंटीग्रेशन होगा r⁵/5, जिसकी लिमिट रखेंगे 0 टू r, तो हमारे पास प्राप्त होगा कैपिटल r⁵/5, और लास्ट में इसमें रो की वैल्यू रख देंगे 3q/4 पाई r³। तो जब ये सब वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास कुल किया गया कार्य या कुल स्थितिज ऊर्जा का मान आएगा 3/5 kq²/r, दैट इज U = 3/5 kq²/r। तो ये जो कुल ऊर्जा या कुल किया गया कार्य प्राप्त होता है
ये गोले के अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता है और ये आवेशित गोले की ऊर्जा या आवेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इसका एक छोटा सा अनुप्रयोग कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो साइज़ है, उसकी जो शेप है वो हम गोलाकार माने और इलेक्ट्रॉन को हम कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित गोला मान लें, जिसको स्मॉल ई जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो इलेक्ट्रॉन को हम एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला मान लें, जिसको कैपिटल Q की जगह स्मॉल ई आवेश दिया गया है और समावेशित किया गया है। तो फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो हमने यहाँ फॉर्मूले से निकाली है वो स्थितिज ऊर्जा होगी 3/5 ke²/r। तो Q की जगह हम E रख देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आइंस्टीन के फॉर्मूले से E = mc² से भी ज्ञात कर सकते हैं। और इन दोनों ऊर्जाओं को जब हम बराबर कर दें तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या प्राप्त होती है। और इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या प्राप्त होती है R = 3ke² mc²। तो यहाँ जो सारी राइट साइड में वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ हमको पता है। k 9 × 10⁹, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 और c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। ये सब वैल्यू रखें तो हमारे पास जो मान आता है वो लगभग आता है 1.5 × 10⁻15 मीटर, या हम कहें कि 1.5-1.4 के आसपास फर्मी की ऑर्डर में ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या प्राप्त होती है। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से हमको इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का आइडिया प्राप्त होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है वो फर्मी के ऑर्डर की होती है, यानी 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है। तो इस प्रकार इस एप्लीकेशन से, समावेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा के एप्लीकेशन से हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का आकलन कर सकते हैं या लगभग उसकी त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकाली है उसको हमने सीधे सीधे E = mc² से मल्टीप्लाई कर दिया है, E = mc² के इक्वेट कर दिया है, बराबर कर दिया है और R निकाल दिया है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये लगभग कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का आइडिया मिलता है वो भी हमको लगभग ही प्राप्त होता है। इस कारण इस तरह से जो प्राप्त इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है उसको हम क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या कहते हैं। तो इस आर्टिकल के एप्लीकेशन से हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।